जल प्रदूषण। जल प्रदूषण पर्यावरणीय प्रदूषण का एक पार्ट है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को यदि परिभाषित करें तो डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन देखा जाए तो जल प्रदूषण कहते किसको हैं? शुद्ध जल मनुष्य के लिए एक आधारभूत आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है, किंतु इसमें अवांछित बाह्य पदार्थों के सम्मिलित होने से अवनति आ रही है। सामान्यतः स्वच्छ जल में संतुलित सीमा से अधिक मात्रा में अवांछित तत्वों के समावेश के कारण उसका वास्तविक स्वरूप बदल जाता है। ऐसे जल को प्रदूषित जल व इस प्रक्रिया को जल प्रदूषण की क्रिया कहते हैं। इसमें प्राकृतिक व मानवीय दोनों प्रकार के कारण सक्रिय भाग लेते हैं। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन की दी गई परिभाषा को देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल प्रदूषण की इस प्रकार से परिभाषा दी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है तथा वह विषाक्तता एवं ऑक्सीजन की सामान्य स्तर से कम मात्रा के कारण जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाता है। वह इसके कारण कई प्रकार के संक्रामक रोग भी फैलने लगते हैं। ये परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल प्रदूषण की दी है। जल प्रदूषण मानवीय कारकों से जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन है, जिसके फलस्वरूप जल जन स्वास्थ्य, मनुष्य तथा पशुओं के पीने के लिए और उद्योग, कृषि व अन्य विभिन्न उपयोगों के लिए अयोग्य, हानिकारक तथा रोगजनक बन जाता है। अर्थात मानवीय क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। सामान्यतः कहा जा सकता है कि पृथ्वी तल पर वासित जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संतुलित जल में प्राकृतिक तत्वों के हस्तक्षेप से अवनति आ जाती है, उसमें ह्रास आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है, जिससे वह जल प्रदूषित हो जाता है एवं जीव जंतुओं के लिए उपयोग योग्य नहीं रहता है इसका प्रभाव वर्तमान समय में भू सतही जल स्रोतों के अतिरिक्त भूमिगत जल स्रोतों व समुद्रों में भी दिखाई दे रहा है। प्रकृति में वर्षा जल को शुद्ध जल माना जाता है, लेकिन इसमें भी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रहती है, CO2 मिश्रित रहती है, जिसके कारण इसकी अम्लता बढ़ने से पीएच मान घट जाती है। जल का प्रमुख गुण इसकी घुलन क्षमता से है, जो अनेक तत्वों को घोलने की क्षमता रखता है। इसी कारण वर्षा जल भी सतही प्रभाव के दौरान अनेक तत्वों को घोलकर मिश्रित कर लेता है, जिससे इसकी मौलिकता कम हो जाती है। इसकी मौलिकता या मूल गुणों में इसमें कमी आ जाती है। जल प्रदूषण के यदि प्रकार देखा जाए तो ये 4 आधारों के आधार पर इनके प्रकार देखे जा सकते हैं। जल स्रोतों के आधार पर, अब इसमें जैसे धरातलीय जल प्रदूषण होता है, सागरीय जल प्रदूषण होता है, भूजल प्रदूषण होता है। यानी जल प्रदूषण के प्रकारों में जल स्रोतों के आधार पर धरातलीय, सागरीय और भूजल प्रदूषण। प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर यदि देखा जाए, प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर इसको देखा जाए तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जिसमें भूक्षरण, हुमस, गैस इत्यादि शामिल है, और मानवीय स्रोत में कृषि, औद्योगिक व घरेलू बहिस्राव होता है इसमें। और बाहरी बहिस्राव में देखा जाए तो तापीय, तेल तथा वाहित जल ये बहिस्राव में आते हैं।
इसके अलावा प्रकृति के आधार पर यदि देखा जाए, प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर जल प्रदूषण का प्रकार यदि देखा जाए तो भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण तथा क्रियात्मक प्रदूषण। इसी प्रकार जल स्रोतों के आधार पर यदि देखा जाए तो बिंदु स्रोत प्रदूषण और गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण। इस प्रकार से जल प्रदूषण के ये आधार मान करके जल प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। जल प्रदूषण के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। जल प्रदूषण के स्रोतों को यदि देखा जाए तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले अमूल्य तत्व, जल की अपनी गुणवत्ता होती है, अनेक अवांछित तत्व इस गुणवत्ता में ह्रास करते हैं जिन्हें जल प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक के पदार्थों की इस प्रकृति के अनुसार भौतिक, रासायनिक, शरीर क्रियात्मक तथा जैव आदि श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार जल की गुणवत्ता को कम करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें सामूहिक योग द्वारा जल प्रदूषित होता है। इनकी उपलब्धता एवं मात्रा के आधार पर कहीं एक कारक प्रभावकारी होता है जबकि दूसरी जगह एक से अधिक कारक सक्रिय होते हैं। जल प्रदूषण मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। कुछ मात्रा में प्राकृतिक कारकों द्वारा भी जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्राकृतिक स्रोतों में यदि देखा जाए तो सबसे पहले जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। जल प्रदूषण को प्राकृतिक रूप से प्रदूषित करने में प्रकृति भी महत्वपूर्ण स्रोत है। जल को प्राकृतिक रूप से प्रदूषित करने में भूक्षरण, खनिज पदार्थों, गैसें, मृदा, जीवाश्म पदार्थ, जीव जंतुओं का मलमूत्र, पौधों की पत्तियां आदि तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों में जल मंद गति से प्रदूषित होता है। कभी कभी वर्षा की कमी के कारण भी जल स्रोत प्रभावित होते हैं। भू सतह पर गतिशील जल तालाबों, नदी, झरनों के रूप में प्रवाहित होता है। जल जिन स्थानों पर संग्रहित होता है, जहां पर वह ठहराव करता है, रुकता है, वहां भूमि में स्थित खनिज पदार्थ इस जल में मिल जाते हैं। इसके साथ अन्य धातुएं भी मिल जाती हैं। जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो दुष्प्रभाव डालने लगती हैं। इन्हें विषाक्त तत्व कहते हैं। इनमें सीसा, पारा, कैडमियम और सैनिक प्रमुख तत्व होते हैं। और मृदा अपरदन, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी जल स्रोतों में अवसाद जमा होने के कारण जल में गंदलापन, जिसको बोलते हैं गंदलापन, आ जाता है। वह मलबे के कारण झीलों आदि के भरने में पानी भराव क्षमता भी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो नैनीताल की नैनी झील की गहराई कम होने से प्रतिवर्ष लाखों मछलियां व्यर्थ में मर रही हैं और मर भी गई हैं। पौधों एवं जंतुओं के विघटन एवं वियोजन के कारण भी प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण की क्रिया होती है। जीव जंतुओं के मलमूत्र भी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। जल में उत्पन्न होने वाले वनस्पति की मात्रा भी अधिक होने से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है। जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत। दूसरा, मानवीय स्रोत। वर्तमान आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल मानव अपने जीवन स्रोत जल को तीव्र गति से विकृत कर रहा है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं जिन्हें विभिन्न रूपों में पूरा किया जाता है, जिसके लिए तीव्र गति से बढ़ता औद्योगिकरण महत्वपूर्ण है, जिसके लिए विभिन्न खनिजों एवं शक्ति के साधनों को उपयोग में लेते हैं एवं उत्पाद निर्मित करते समय अधिकांश अपशिष्ट पदार्थ विसर्जित किए जाते हैं।
जिससे जल प्रदूषित होता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर न रखने के कारण मानव जाति अपने भविष्य को अंधकार में बना रही है। इस प्रकार मानव के अविवेकपूर्ण तरीके से भूतल के जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। एक और प्राकृतिक तत्वों से होने वाला जल प्रदूषण में प्राकृतिक रूप से सुधार भी हो जाता है, जबकि मानवीय क्रियाकलापों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मानव अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा कुछ निम्न स्रोतों से जल को प्रदूषित कर रहा है, जिनमें सबसे बड़ा औद्योगिक बहिस्राव। वर्तमान विकास के प्रभाव में औद्योगिक विकास एक आवश्यक मानक माना जाता है। विकसित देशों में सर्वाधिक जनसंख्या उद्योगों में लगी है। जिन देशों में औद्योगिक विकास कम हुआ है वे देश विकासशील देशों की श्रेणी में स्थित हैं। इस औद्योगिक विकास में जल अनेक रूपों में काम में आता है। यह जल उत्पादन प्रक्रिया के उपरांत नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। जल को नदी में विसर्जित करने पर नदियां प्रदूषित होती हैं। सागरों एवं झीलों के किनारे स्थित उद्योग सागरों एवं झीलों को प्रदूषित करते हैं। यह किसी जल स्रोत में नहीं डालते हैं तो वह भूमिगत होकर के भूजल को भी प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है। उद्योगों से विसर्जित इस जल में कई प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व घुले रहते हैं, जिनमें कुछ तो अधिक विषाक्त होते हैं। इस उद्योगों में पेंट, सफाई, अपमार्जक, कृत्रिम रेशे, औषधियां, प्लास्टिक आदि का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार चीनी उद्योग, शराब उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, चमड़ा उद्योग से निष्पादित बहिस्राव को भी स्वच्छ जलीय स्रोतों में उड़ेल दिया जाता है। उद्योगों से निःसृत पदार्थों में अधिकांश कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका जीवाणुओं द्वारा निम्नीकरण धीमी गति से होता है। परिणाम स्वरूप जल अधिक समय तक दुर्गंध देता है, जिससे उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। इसमें आंशिक पदार्थ पेयजल शोधन के दौरान क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोरीकृत कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति करते हैं। उद्योगों से निःशक्त अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, क्लोराइड, पोटेशियम व सोडियम आदि प्रमुख है, जो जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा औद्योगिक बहिस्राव मानवीय स्रोतों में मुख्य है, और इसके बाद में घरेलू बहिस्राव जल स्नान करने के लिए, सफाई के लिए, भोजन पकाने में, वातानुकूलित यंत्रों के लिए काम में लिया जाता है। इन क्रियाओं में उपयोग में उपरांत अपशिष्ट जल को घरेलू बहिस्राव के रूप में स्थानीय क्षेत्रों से प्रवाहित कर दिया जाता है। इस जल में कपड़े धोने से मिले अपमार्जक, सड़ी गली सब्जियां, फल, चूल्हे की राख, घर का कूड़ा करकट, कपड़ों के अंश आदि मिश्रित होते हैं। यह मलिन जल खुली नालियों से होकर के समीपी जल स्रोतों में मिश्रित होकर प्रदूषण फैलाता है। मानव को प्रतिदिन औसतन 130 लीटर जल की आवश्यकता होती है। हम इस जल का 70 से 80% भाग विभिन्न उपयोगों के उपरांत वाहित कर देते हैं। यही जल अपने साथ प्रदूषक तत्वों को बहा करके जल स्रोतों में डालता है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण घरेलू बहिस्राव की मात्रा भी बढ़ी है। नगरीयकरण की प्रकृति बढ़ने के साथ ही घरेलू बहिस्राव के निष्पादन की समस्या बढ़ी है। गंगा तट पर बसे शहरों में गंदगी के निष्पादन के कारण गंगा का पानी धीरे धीरे गंदे नालों में बदलता जा रहा है। वर्तमान समय में गंगा एवं यमुना नदियों के तटों पर बसे शहरों से प्रतिदिन भारी मात्रा में प्रदूषण तत्व गंगा में छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली से प्रतिदिन गंदा पानी 17 नालों द्वारा यमुना नदी में उड़ेला जा रहा है, जिसमें घरेलू गंदगी निष्पादित की जा रही है। घरेलू अपशिष्ट के रूप में प्लास्टिक को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में प्लास्टिक की थैलियां का उपयोग बढ़ रहा है। ये पानी के साथ बहा दी जाती हैं। ये न तो गलती हैं
और न ही सड़ती हैं, जिससे इसका निस्तारण बहुत कठिन हो गया है। इनके पानी में डालने से हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न होकर जल को प्रदूषित करते हैं। मानवीय स्रोतों में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वाहित मल, सीवेज जिसको बोलते हैं वाहित मल। वाहित मल के अंतर्गत सार्वजनिक एवं घरेलू शौचालयों से विसर्जित मानव मलमूत्र को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित जनसंख्या सकेंद्रित होने लगी है, जिसका अधिकांश भाग नगरों एवं महानगरों में बस गया है, जहां उपयुक्त मात्रा में मानव मलमूत्र के निष्पादन की व्यवस्था न होने के कारण इन्हें नजदीकी जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। इनका कुछ भाग भूमिगत भी हो जाता है। जल स्रोतों में विसर्जित वाहित मल धरातलीय जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। वह भूमिगत किया गया भाग भू जल को दूषित करता है, जिसका सफल निष्पादन समय की मांग है। मनुष्य आदिकाल से अपनी इस आदत को दोहराता रहा है। पूर्व में ऐसी समस्या नहीं थी क्योंकि जनसंख्या कम थी। वर्तमान विश्व के सामने बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न इन समस्या से निजात पाने की विधियां खोजने की समस्या बनी हुई है। इसका निस्तारण कृषि योग्य बना करके सिंचाई में किया जा सकता है। अगला, मानवीय स्रोतों में कृषि बहिस्राव। मुख्य रूप से कृषि बहिस्राव कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों के पानी के साथ बहकर प्रदूषित करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण मृदा अपरदन से भी इसे बल मिलता है। वर्तमान समय में अधिक कृषि उत्पादन के लिए उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों व जीवनाशक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। इनकी खोज और प्रयोग आज के युग के लिए महत्वपूर्ण है। हानिकारक जीवों के विनाश हेतु अनेक रसायनों का प्रयोग सदियों से होता आया है। गंधक, तांबा तथा चूना का प्रयोग फसलों में बीमारी एवं कीटों पर नियंत्रण हेतु वर्षों से प्रचलित है। जीवनाशी रासायनिक पदार्थों के रसायनों को यदि देखा जाए तो फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक, सूक्ष्म कीटनाशक, कृत्रिम नाशक, तीक्ष्ण दंतनाशक इत्यादि प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में नगरीय बहिस्राव से प्राप्त जल सीवरेज फार्म विकसित करके उनमें सब्जियां पैदा की जा रही हैं, किंतु उनके साथ फफूंदी, बैक्टीरिया, हानिकारक जीव व अकार्बनिक तत्व सब्जियों को प्रदूषित कर रही हैं, जिन्हें सेवन करने पर विषैला प्रभाव दृष्टिगत होता है। सीवरेज फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों को भी स्वास्थ्य का खतरा रहता है, जिसे दूषित जल के मध्य रहने से पेट, त्वचा तथा श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। कृषि में प्रयुक्त उर्वरक भी जल प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें नाइट्रेट है, फास्फेट है, यूरिया है आदि प्रमुख हैं। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने पर ये जल के साथ में बह करके जल प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार से मानवीय स्रोतों में इसी क्रम में देखा जाए तो तेल प्रदूषण। जल में विभिन्न स्रोतों से तेल या पेट्रोलियम के मिश्रण से होने वाले प्रदूषण को तेलीय प्रदूषण कहते हैं। यह तेल जल में औद्योगिक स्रोतों से तेलीय पदार्थ से मिलता है। मुख्य रूप से तेलीय प्रदूषण समुद्रों में होता है। जल में तेल का मिश्रण तेलवाही जलयानों से दुर्घटनाग्रस्त होने से जलयानों के द्वारा अपशिष्ट तेल को उत्सर्जित करने व तेलवाही जलयानों में तेल भरने व खाली करते समय होता है। इसके अतिरिक्त समुद्री तट पर स्थित कुओं के रिसाव के कारण भी कुछ तेल जल में मिलता है,
तेल प्रदूषण से मानव व जंतुओं के अतिरिक्त मछलियां, समुद्री पक्षी एवं वनस्पति को हानि पहुंचती है। एक अनुमान के अनुसार यदि देखा जाए तो एक अनुमान के अनुसार विश्व में विभिन्न स्रोतों से प्रतिवर्ष परिवहन के दौरान लगभग 6% तेल का रिसाव समुद्रों में ही होता है, जो लगभग 200 लाख गैलन होता है। इसके अतिरिक्त नदियों एवं अन्य स्रोतों में भी तेल मिश्रण होता रहता है। मानवीय स्रोतों में इसी क्रम में रेडियोधर्मी अपशिष्टों द्वारा प्रदूषण होता है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट द्वारा प्रदूषण। विश्व में परमाणु शक्ति का विकास अस्त्रों तथा ऊर्जा के लिए तीव्र गति से किया जा रहा है। कुछ धातुएं जैसे यूरेनियम, थोरियम इस प्रकार की हैं जिनके परमाणु के नाभिक में बहुत शक्ति छिपी रहती है, जिसे आणविक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा निर्मित करते समय अनेक प्रकार के रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिनका समुचित निस्तारण न होने के कारण उनमें से अधिकांश को जलीय स्रोतों में डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसका कुछ भाग भूमिगत भी किया जाता है, किंतु उनका प्रभाव कम नहीं होता। कभी कभी परमाणु तत्वों से भरे जहाज समुद्रों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या फिर डूब जाते हैं, जिससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। जब परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है तो असंख्य रेडियोधर्मी कण दूर दूर तक विसर्जित होते हैं। इनका विखंडन धीमी गति से होता है। इसमें रेडियोधर्मी कण जल स्रोतों में मिल जाते हैं। जल द्वारा जीवों एवं मानव के शरीर में प्रवेश करके भोजन चक्र का हिस्सा बनकर हानि पहुंचाते हैं। तापीय प्रदूषण। मानवीय स्रोतों में जल का तापमान बाहरी तत्वों के समावेश से इतना बढ़ जाए कि वह जल जीवन के लिए हानिकारक बन जाए तो इसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब जल का तापमान बाहरी तत्वों के समावेश से इतना बढ़ जाए कि वह जल जीवन के लिए हानिकारक बन जाए तो इसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। उद्योगों में निशर्त जल को जल स्रोतों में डालने, विभिन्न रिएक्टरों के अति तापन निवारण के लिए जल स्रोतों को उपयोग में लिया जाता है, जिससे उनका जल गर्म हो जाता है। ऐसे जल को सीधा जल स्रोतों में छोड़ते हैं। कहीं नदियों या झीलों के किनारे स्थित उद्योगों द्वारा उच्च तापमान वाला जल छोड़ा जाता है, तो कहीं सागरीय तट पर स्थित उद्योगों या रिएक्टरों से गर्म जल सागरों में छोड़ देते हैं। परमाणु शक्ति चालित उद्योगों उत्पादन संयंत्रों में भी बहुत अधिक तापीय प्रदूषण होता है। इसमें लगे संयंत्रों को शीतलन करने हेतु शुद्ध जल को भारी मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। बढ़ती विद्युत मांग के कारण परमाणु शक्ति संयंत्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण तापीय प्रदूषण विकराल रूप लेता जा रहा है। जल के तापमान में वृद्धि वर्तमान सामरिक दौर में हो रहे परमाणु परीक्षणों के कारण भी हो रही है, जिनमें अधिकांश समुद्रों में हो रहे हैं। समुद्रों में परमाणु परीक्षण से जल का तापमान बढ़कर समुद्री जीवों के लिए खतरा बन जाता है। परमाणु परीक्षण से सर्वाधिक प्रशांत महासागर प्रभावित हुआ है। इसके आसपास जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन एवं जापान ने सर्वाधिक प्रभाव छोड़े हैं। कभी कभी आकस्मिक रूप से अंतरिक्ष यानों के जल में उतरने से भी तापीय प्रदूषण होता है। तापीय प्रदूषण से सागरीय जल की जैव विविधता खत्म होने के साथ ही स्थलीय जल स्रोतों पर आश्रित जीव जंतु एवं वनस्पति भी प्रभावित होती है। सामाजिक स्रोत। सोशल सोर्सेस में, मानवीय स्रोतों में मानव सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्मेलनों के दौरान भारी मात्रा में जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। इन्हें प्रदूषण के सामरिक स्रोत कहते हैं, सामाजिक स्रोत कहते हैं। मानव सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्मेलनों के दौरान भारी मात्रा में जल स्रोतों को प्रदूषित करता है
और इन्हें प्रदूषण के सामाजिक स्रोत कहते हैं। जैसे इलाहाबाद का महाकुंभ का मेला इसका एक अच्छा उदाहरण है। इलाहाबाद का जो महाकुंभ का मेला लगता है, 12 वर्ष के अंतराल में लगभग 3 करोड़ लोग एकत्रित होते हैं वहां पर। और इसके अलावा मानव मर्त पशुओं एवं पशुओं के शवों को भी जल स्रोतों में विसर्जित कर देता है। प्राकृतिक प्रदूषकों को अपने में आत्मसात करने की क्षमता रखता है। अतः जल प्रदूषण के सर्वाधिक या सबसे अधिक विनाशकारी कारण मानवकृत स्रोत हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी मानवकृत स्रोत हैं जल प्रदूषण के। अब इसके दुष्प्रभाव यदि देखा जाए, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, जल के प्राकृतिक स्वरूप में विभिन्न अवांछित तत्वों के सीमा से अधिक मात्रा में मिश्रित होने पर अवनति आ जाती है, जिसके उपयोग से विभिन्न जल जनित बीमारियां की उत्पत्ति होती है। जल में विकृति लाने के दौरान ही जल में विकृति लाने वाले जो प्रदूषित तत्व हैं वो विभिन्न स्रोतों से मानवीय क्रियाकलापों के दौरान ही प्रवेश करते हैं, वह मानव पर ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। मानव के अतिरिक्त जलीय एवं स्थलीय जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसका मनुष्यों पर प्रभाव, जंतुओं पर प्रभाव, पादपों पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव व पारिस्थितिकी विनाश पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों पर प्रभाव देखा जाए तो मनुष्यों को पीने, स्नान करने, खाना बनाने, सफाई करने एवं सिंचाई आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल को मनुष्य विविध उपयोगों में लेता है, जिनके लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। प्रदूषित जल से मनुष्य में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल से जनित रोगों में मानव व पशु मलमूत्र से प्रदूषित जल पीने या अन्य उपयोग में लेने से होने वाला हैजा, टाइफाइड इत्यादि रोग इनसे हो जाते हैं, जिसमें कुछ तो पानी के संपर्क में आने वाले रोग हैं। जैसे इसका सीधा प्रभाव आंखों पर पड़ता है, प्रदूषित जल से स्नान करने पर त्वचा रोग हो जाती है। और पानी पर आधारित देखा जाए तो प्रदूषित पानी में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं और उसका सेवन करने से संक्रामक रोग फैल जाते हैं। और जैसे वायरस होता है, जीवाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां जैसे मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि संक्रामक रोग फैलते हैं। ये मनुष्यों पर व जीव जंतुओं पर प्रभाव। इस प्रकार जल जनित बीमारियों का मुख्य जनक मानव ही है और इसमें सर्वाधिक ग्रसित भी है और इसका उपचार भी उसी के हाथ में है। पृथ्वी पर जल का कोई विकल्प नहीं है। पृथ्वी पर जल का कोई विकल्प नहीं है, अतः मानव जल को स्वच्छ रखकर ही अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। कुल मिलाकर के इनका प्रभाव मनुष्य पर देखा, इसके अलावा जंतुओं पर और पादपों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकीय विनाश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के पानी के प्रदूषण का गंभीर प्रभाव समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। यह एक सूक्ष्म स्तर न होकर के विश्वव्यापी प्रभाव है। अब इसके जल प्रदूषण पर नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय।
जल प्रदूषण पर नियंत्रण वर्तमान समय की मांग है। इसे विभिन्न निवारक उपायों द्वारा नियंत्रित करने के लिए जन सामान्य, सामाजिक संगठनों, राष्ट्रीय, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग अति आवश्यक है। सरकार को भी जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाते हुए कानून निर्मित करके कड़ाई से उनका पालन करावे। अतः जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कुछ उपाय इस प्रकार से देखे जा सकते हैं, जिसमें नंबर 1, उद्योगों एवं नगरीय अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। यानी कि उद्योगों एवं नगरीय अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पेयजल स्रोतों में मिलने वाले प्रदूषक तत्वों पर रोक लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पेयजल स्रोतों के चारों ओर दीवार भी बनानी चाहिए। नंबर 3, घरेलू अपशिष्ट एवं वाहित मल को सीधा पेयजल स्रोतों में प्रवाहित करने से पहले उनका उपचार करें। इस उपचारित जल का उपयोग घरेलू सब्जी व बागानों आदि में न करें। उपचारित जल का उपयोग घरेलू सब्जी बागानों आदि में करके वह सीवरेज फार्म सब्जियों में उगाएं। पेयजल नेक्स्ट नंबर 4, पेयजल स्रोतों के आसपास नहाना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़े धोते समय उपयोग में लिए जाने वाले अपमार्जक जल को प्रदूषित करते हैं। अपमार्जक मिला हुआ जल शोधन में कठिनाई देता है। अपमार्जक मिला हुआ जल शोधन में कठिनाई देता है। नंबर 5, जल प्रदूषण पर नियंत्रण का 5वां उपाय, जल स्रोतों के आसपास पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। जल प्रदूषण पर नियंत्रण का 6वां उपाय, उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक उर्वरक युक्त होता है। नियंत्रण का 7वां उपाय, पृथ्वी पर अनेक जीव ऐसे होते हैं जो जल को शुद्ध करते हैं, अतः इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। 8वां उपाय, कृषि में रसायनों एवं कीटनाशकों का संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। 9वां उपाय, जल में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक खरपतवार पर नियंत्रण लगाना चाहिए, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव डालती है एवं जल को प्रदूषित करती है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण का अगला 10वां उपाय, नगरीय क्षेत्रों में शौचालयों की व्यवस्था की जाए ताकि खुले स्थानों पर शौच न किया जाए। नेक्स्ट 11वां उपाय, लोगों को जल प्रदूषण एवं इसके उत्पन्न खतरों के बारे में सावचेत किया जाना चाहिए, यानी जन जागरूकता उसके बारे में सचेत किया जाना चाहिए, ताकि सब इसे अपना उत्तरदायित्व समझ करके इस दिशा में कदम उठा सके। नेक्स्ट 12वां उपाय, पेयजल स्रोतों में समय समय पर क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट आदि जीवाणुरोधी दवाइयां डालते रहें, ताकि जल को प्रदूषित जीवाणुओं से मुक्त किया जा सके। और मृत शरीरों एवं पशुओं को जल में न बहाया जाए। इस प्रकार से जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन सभी उपायों को अपना करके जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। अति आवश्यक है जल प्रदूषण पर नियंत्रण वर्तमान समय में अति आवश्यक है, क्योंकि जल जीवन का आधार है। तो इन उपायों को अपना करके जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।